आज है 22 जनवरी गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे दुनिया में बढ़ती अमीरी और गरीबी की उस खाई के बारे में जो अब पहले से कहीं ज़्यादा गहरी हो चुकी है। हम एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे औरंगजेब और मोदी राज में हुए मंदिर विध्वंस का और जानेंगे कि इतिहास और वर्तमान के आईने में सच क्या है। इसके अलावा बात होगी अदानी समूह के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट के नए कदम की और देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती नफरती हिंसा की। हम ये भी जानेंगे कि क्यों दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करने वाले भारत में पीने का पानी जहरीला हो रहा है। साथ ही मनोरंजन और खेल जगत की बड़ी खबरें भी होंगी। आइए शुरू करते हैं सिलसिला खबरों का। दुनिया में अरबपतियों की दौलत आज तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या 3000 के पार हो गई है। द वायर के मुताबिक ये खुलासा ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट रेसिस्टिंग द रूल ऑफ द रिच में हुआ है जिसे दावोस में जारी किया गया। रिपोर्ट बताती है कि जहां दुनिया का हर चौथा व्यक्ति भूख और खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है, वहीं सबसे अमीर 1% लोगों के पास सबसे गरीब 50% लोगों की तुलना में औसतन 8,251 गुना अधिक संपत्ति है। मानवता का सबसे गरीब आधा हिस्सा दुनिया की कुल संपत्ति का सिर्फ 0.52% रखता है, जबकि शीर्ष 1% के पास लगभग आधा यानी 43.8% हिस्सा है। ऑक्सफैम का कहना है कि यह कोई सहयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था है, जहां सरकारें अधिकारों और आज़ादी के बजाय दौलत की रक्षा को चुन रही हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि न केवल अरबपतियों की दौलत बढ़ी है, बल्कि उनकी राजनीतिक ताकत भी बढ़ी है। नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद से अरबपतियों की संपत्ति पिछले 5 वर्षों की औसत दर से 3 गुना तेजी से बढ़ी है। दूसरी ओर, गरीबी कम करने की रफ्तार रुक गई है। 2022 में दुनिया की लगभग आधी आबादी गरीबी में जी रही थी। ऑक्सफैम नोट करता है कि दुनिया भर में तानाशाही का उदय सीधे तौर पर आय की असमानता से जुड़ा है। अमीर लोग राजनीति को खरीदकर और सीधे संस्थानों तक पहुंच बनाकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। जब लोग इस व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, तो सरकारें दमन का रास्ता अपनाती हैं। भारत के संदर्भ में भी यह मुद्दा गंभीर है। रिपोर्ट सुझाव देती है कि इस खाई को पाटने का एक सीधा तरीका कराधान टैक्सेशन है। अगर 100,000 से कम अति धनवान लोगों पर सिर्फ 3% का ग्लोबल टैक्स लगाया जाए, तो सालाना $750 बिलियन जुटाए जा सकते हैं। काउंटर करेंट्स में प्रकाशित डॉक्टर रंजन सोलोमन के लेख के अनुसार सुरक्षित पेयजल तक पहुंच के मामले में भारत 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है। केवल 2 देश भारत से बदतर स्थिति में हैं। यह आंकड़ा किसी तकनीकी रिपोर्ट का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि यह शासन की बुनियादी विफलता का प्रमाण है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के 70% सतही जल स्रोत सीवेज, औद्योगिक कचरे और कृषि अपशिष्ट से दूषित हैं। भूजल भी फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों से भरा हुआ है। एक सर्वे में पाया गया कि केवल 2% भारतीय घरों को स्थानीय आपूर्ति से पीने योग्य पानी मिलता है, जबकि 65% लोग आरओ या फिल्टर का उपयोग करते हैं। हर साल अनुमानित 2 लाख लोग सुरक्षित पानी न मिलने के कारण मर जाते हैं। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई भी गहरी है। ग्रामीण क्षेत्र 85% आपूर्ति के लिए भूजल पर निर्भर हैं, जो तेजी से सूख रहा है। वहीं शहरी इलाके सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण से जूझ रहे हैं। जल जीवन मिशन जैसी सरकारी पहलों के बावजूद प्रगति धीमी है। लेख सवाल उठाता है कि जब देश को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है, तो लोग जहरीला पानी पीने को क्यों मजबूर हैं। ये जल संकट स्वास्थ्य, शिक्षा और उत्पादकता को सीधे प्रभावित करता है। डायरिया, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियां बच्चों के विकास को रोक रही हैं। लेखक का कहना है कि 120वीं रैंकिंग कोई अपमान नहीं, बल्कि एक निदान है। जब तक हर नागरिक को नल से साफ पानी नहीं मिलता, तब तक महान राष्ट्र होने का दावा खोखला है। भारत द्वारा समन जारी करने के अधिकार को चुनौती देने के बाद अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी एसईसी ने राजनयिक चैनलों को दरकिनार करते हुए एक संघीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार सेक ने बुधवार को न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दी है कि उसे गौतम अदानी और सागर अदानी को उनके अमेरिकी वकीलों और ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति दी जाए। एसईसी ने कोर्ट से साफ कहा कि उसे उम्मीद नहीं है कि हेग कन्वेंशन के जरिए ये काम पूरा हो पाएगा। ये कदम एसईसी की 14 महीने की उस कोशिश में एक बड़ा बदलाव है,
जिसके तहत वह $750 मिलियन के बॉन्ड ऑफरिंग में कथित रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर अदानी को नोटिस देने की कोशिश कर रहा था। भारत के कानून और न्याय मंत्रालय ने नवंबर 2024 में एसईसी के अनुरोध को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मामला एसईसी के आंतरिक नियमों के तहत कवर नहीं होता। एसईसी ने अपनी ताज़ा फाइलिंग में इस आपत्ति को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि भारतीय मंत्रालय ये सुझाव दे रहा है कि एसईसी के पास कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। ये दूसरी बार है जब भारत ने दस्तावेजों को तामील करने से मना किया है। अब एसईसी ने दलील दी है कि अदानी के वकीलों और उनके बिजनेस ईमेल पर नोटिस भेजना काफ़ी होगा, क्योंकि प्रतिवादी पहले से ही इस मुकदमे के बारे में जानते हैं और अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं देश के भीतर बढ़ती असहिष्णुता की। ओडिशा के ढेंकानाल जिले के एक गांव में एक पादरी के साथ मारपीट करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की घटना सामने आई है। शिकायत के अनुसार पादरी बिपिन नायक को कथित तौर पर 4 जनवरी को परजंग में एक आवास पर प्रार्थना के लिए आमंत्रित किया गया था। जब घर में प्रार्थना चल रही थी, तभी लाठियों से लैस भीड़ घर में घुस गई। उन्होंने कथित तौर पर पादरी और वहां मौजूद अन्य लोगों के साथ मारपीट की। रिपोर्ट के अनुसार शिकायत में यह भी कहा गया है कि ग्रामीणों ने उनके चेहरे पर सिंदूर लगा दिया और उन्हें जूतों की माला पहनाई। उन्हें गांव में घुमाया गया और एक मंदिर के सामने झुकने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा पिछले 19 महीनों में ओडिशा के आधा दर्जन शहरों में सांप्रदायिक घटनाओं के कारण कर्फ्यू और इंटरनेट शटडाउन की नौबत आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 14 जनवरी को बालासोर में एक मुस्लिम युवक को कथित गौ रक्षकों ने पीट कर मार डाला। विपक्ष ने इसे जंगल राज करार दिया है और आरोप लगाया है कि जून 2024 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। ईसाई समुदाय के खिलाफ भी हमले बढ़े हैं। एनसीआरबी का डेटा दिखाता है कि 2019 में राज्य में सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या 0 थी, जो 2023 में बढ़कर 44 हो गई। उत्तराखंड में हाल के महीनों में हुई हिंसा को लेकर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है और कई मामलों में पुलिस की निष्क्रियता और प्रशासन की पक्षपाती भूमिका देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तरकाशी, श्रीनगर, गौचर, काशीपुर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून जैसे इलाकों में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में मुस्लिमों के घर, दुकानें और धार्मिक स्थल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा की घटनाओं में आगजनी, पथराव, तोड़फोड़, धमकियां और जबरन पलायन जैसे मामले सामने आए। कई बार यह हिंसा हिंदुत्व संगठनों की रैलियों या मुस्लिम पहचान से जुड़ी अफवाहों के बाद भड़की। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई जगहों पर पुलिस मौजूद होने के बावजूद हिंसा नहीं रोकी गई। पीड़ितों का आरोप है कि मुस्लिम लोगों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कार्रवाई की गई, जबकि नफरत भरे भाषण देने वाले लोगों पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। रिपोर्ट ने उत्तराखंड की स्थिति को देशभर में बढ़ रही उस प्रवृत्ति से जोड़ा है जहां प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। नफरत की आग दक्षिण भारत तक भी पहुंच रही है। आंध्र प्रदेश के कोमरालू में बुधवार को चोरी के आरोप में पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम प्रवासी मजदूर की भीड़ द्वारा कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। मंजूर आलम लस्कर, जो दक्षिण 24 परगना जिले का निवासी था, कोमरालू में एक जरी इकाई में काम कर रहा था। मंजूर के परिवार ने आरोप लगाया है कि अपराधियों के एक समूह ने चोरी का आरोप लगाकर उसे मार डाला। परिवार ने दावा किया कि उन्हें फोन पर फिरौती की मांग की गई थी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी मिली थी। ये हत्या एक अन्य बंगाली प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की पड़ोसी राज्य झारखंड में हुई हत्या के कुछ ही दिनों बाद हुई है। अब रुख करते हैं आर्थिक खबरों का। भारत सरकार चीनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की बोली लगाने पर लगी रोक को हटाने की तैयारी कर रही है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद लगाए गए इन प्रतिबंधों को खत्म करने जा रहा है। उस समय नियमों के तहत चीनी बोलीदाताओं को भारतीय सरकारी समिति के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया था। रॉयटर्स के अनुसार इसके चलते चीन को $750 बिलियन के ठेकों से हाथ धोना पड़ा था। अब वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि चीन से एफडीआई बढ़ने से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ाने और निर्यात को धक्का देने में मदद मिल सकती है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मॉस्को से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि भारत ने यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद रूसी तेल खरीदना शुरू किया था, लेकिन ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के बाद भारत पीछे हट गया है। गौरतलब है कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद के लिए 25% शामिल है।
भारत ने पहले अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित बताया था। भारत उन देशों में शामिल था जो बुधवार को दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उनके बोर्ड ऑफ पीस के अनावरण के समय उपस्थित नहीं थे। इस पहल का उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन कई वैश्विक नेताओं में शामिल थे जिन्हें इस बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। पीटीआई के अनुसार फ्रांस, यूके, चीन और जर्मनी ने भी इस समारोह से दूरी बनाए रखी। पता चला है कि नई दिल्ली विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है क्योंकि इस पहल में संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। दावोस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन की शुरुआत यूरोपीय नेताओं को फटकार लगाते हुए की। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय देश रूस को दंडित करने या महाद्वीप की रक्षा करने के लिए हार्ड पावर का उपयोग करने में झिझक रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप को जो चेतावनी दी है वो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूरोप एक वैश्विक ताकत के रूप में नहीं देखा गया तो वह हमेशा प्रतिक्रिया ही देता रह जाएगा। पर्यावरण की खबर। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ की सफ़ेद चादर इस बार गायब है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और नैनीताल जैसे स्थलों पर बर्फबारी और सर्दियों की बारिश के अभाव ने स्थानीय निवासियों और वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। इस साल जनवरी खत्म होने को है लेकिन पहली बड़ी बर्फबारी की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के अनुसार बर्फबारी के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। पहले बर्फ दिसंबर-जनवरी में गिरती थी लेकिन अब ये फरवरी और अप्रैल के बीच हो रही है जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। विशेष जज ने मौखिक आदेश में उन्हें दोषमुक्त किया। यह मामला जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हिंसा भड़काने से जुड़ा था। हालांकि सज्जन कुमार इस समय जेल में ही हैं क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। कर्नाटक सरकार ने 7 जनवरी को एक बड़ी योजना की घोषणा की है जिसके तहत राज्य की 10 लाख से ज्यादा छात्राओं को मुफ्त में मेंस्ट्रुअल कप दिए जाएंगे। ये योजना कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए होगी। सरकार का कहना है कि इससे हर साल लाखों पैड कचरे में जाने से बचेंगे और सरकार को करीब 16 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस फैसले के साथ कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य स्तर पर मेंस्ट्रुअल कप को अपनाने की पहल की है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक बख्तरबंद वाहन सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे सेना के 10 जवानों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स के अनुसार खराब मौसम के दौरान ये हादसा हुआ। घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट करके उधमपुर सैन्य अस्पताल ले जाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में बसंत पंचमी के अवसर पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति दे दी है। साथ ही उसी दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति भी दी गई है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है। बांग्लादेश ने 2026 टी20 विश्व कप पर अपना रुख कड़ा कर लिया है। उसने जोर देकर कहा है कि वो भारत में अपने मैच नहीं खेलेगा और इसके बजाय आईसीसी पर अपने मैच श्रीलंका स्थानांतरित करने का दबाव बनाएगा। आईसीसी ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर उसे टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर अडिग है। अब बात करते हैं एक तीखे विश्लेषण की। काउंटकरेंस में वरिष्ठ पत्रकार अरुण श्रीवास्तव ने इतिहास और वर्तमान की तुलना करते हुए एक अहम सवाल उठाया है। उनका लेख मुगल बादशाह औरंगजेब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए मंदिर विध्वंस की तुलना करता है। जहां औरंगजेब को मंदिर तोड़ने के लिए अक्सर निशाना बनाया जाता है, वहीं इतिहासकार मानते हैं कि उसने अपने 49 साल के शासन में राजनीतिक कारणों से लगभग 14 से 16 मंदिरों को तुड़वाया था। लेकिन लेख के अनुसार विडंबना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के लिए 40 से 50 प्राचीन मंदिरों को तुड़वा दिया गया, जिनमें से कुछ समुद्रगुप्त काल के थे। लेख आरएसएस की चुप्पी पर भी सवाल उठाता है। संघ औरंगजेब को तो भारतीय मूल्यों के खिलाफ बताता है, लेकिन मोदी सरकार द्वारा विकास और पर्यटन के नाम पर तोड़े गए मंदिरों और विस्थापित किए गए 286 शिवलिंगों पर खामोश है। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे कुंभ मेले के दौरान प्रशासन की आलोचना करने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपमानित किया गया, जो ये दर्शाता है कि मौजूदा सत्ता के लिए पारंपरिक हिंदू संतों की अहमियत तभी तक है जब तक वे सरकार के साथ हैं। लेखक का तर्क है कि औरंगजेब एक तानाशाह था, लेकिन आज के चुने हुए शासक भी अपनी निजी सत्ता और क्रोनी कैपिटलिज्म को स्थापित करने के लिए विरासत को मिटाने में पीछे नहीं हैं। ये लेख पूछता है कि क्या विकास के नाम पर इतिहास और धर्म का यह विध्वंस जायज़ है? अंत में बात करते हैं जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद की, जो जेल से अपनी कहानी बयां कर रहे हैं।
अपनी डायरी में उमर लिखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज की, तब से जेल पहले से अधिक भीड़ भरी और अराजक हो गई है। वो लिखते हैं कि इस बार अंतरिम जमानत के बाद जब मैं तिहाड़ लौटा तो वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। मेरी कोठरी अब अलग सी महसूस हो रही है। लेकिन यहाँ 5 साल बिताने के बाद मुझे बेचारगी से पीछे हटने की आदत हो गई है। वो लिखते हैं कि मैं इतना पागल हूँ कि जेल में भी आज़ाद हूँ। उमर जेल में बिल्लियों और पक्षियों को खाना खिलाने में सुकून पाते हैं और मानते हैं कि उम्मीद जिद्दी होती है, यहाँ तक कि कैद में भी। हरकारा के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है खबरों का ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।